वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। हम चर्चा करेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के ऊपर। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है वो एक ऐसा अधिनियम था जिसके आधार पर आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। जब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जो देसी रियासतें थीं उनके एकीकरण को करने का प्रयास किया जा रहा था कि वो देसी रियासतें भारत के अंदर कैसे भी शामिल हो जाएं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी देसी रियासतों के भारत में एकीकरण को लेकर और भारत को पुनर्गठित करने में। इन देसी रियासतों के एकीकरण के बाद भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि अब राज्यों की जो आंतरिक सीमाएं हैं उन आंतरिक सीमाओं को तय कैसे किया जाए, क्योंकि इन आंतरिक सीमाओं को तय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि आज़ादी से पहले क्या चल रहा था। देखिए, सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों की सीमाएं बनाई हुई थी, और अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो सिर्फ प्रशासन कैसे चलाना है उस आधार पर उन्होंने राज्यों की सीमाएं बना रखी थीं, और कोई आधार भारत के अंदर राज्यों के निर्माण को लेकर नहीं किया गया था। लेकिन कांग्रेस जो कि भारत की आज़ादी के लिए बहुत तेज़ी से प्रयास कर रही थी, सन 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ नागपुर में, और इसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसने यह बात मान ली कि भारत के अंदर जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए वो पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। और कांग्रेस अब इस बात को मानने लगी कि भाई, भारत के अंदर आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हो जाएगा तब हम राज्यों का जो पुनर्गठन करेंगे वो भाषा के आधार पर करेंगे। और इस तरह से एक अलग ही माहौल देश में तैयार हो गया था सन 1920 के कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन के बाद था, और लोग इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त थे कि भारत की आज़ादी के बाद राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, और देश की आज़ादी और बंटवारे के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां बदलीं। हमारे देश के जो नेता थे उन्हें भी ये बात बहुत चिंतित कर रही थी कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बन गए, राज्य बन गए, तो कहीं इससे अव्यवस्था फैल सकती है, देश टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। और इन सारी समस्याओं से उस समय 1947 के बाद हमारी सरकार थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ गई कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर किया जाए या ना किया जाए। और इन सारी समस्याओं को लेकर ही कांग्रेस और जो हमारी केंद्रीय सरकार थी, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व था, वो इस मसले को लेकर इन्होंने अपना डिसीज़न, अपना मत स्थगित किया कि भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल सकती है, देश को टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। अब जब सरकार का ये रुख लोगों ने देखा तो उसके बाद सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने और देश की जनता ने कहीं ना कहीं इस बात को चुनौतियां देना शुरू कर दी। और जो आजकल हम अभी देखिए, पुराना जो मद्रास प्रांत था, आजकल का जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, इस एरिया को मिलाकर पुराना मद्रास प्रांत बनता था। और इस मद्रास प्रांत के अंदर इसके अलावा केरल और कर्नाटक का भी जो हिस्सा है वो मद्रास प्रांत के अंदर शामिल हुआ करता था। और इस पुराने मद्रास प्रांत के अंदर एक विशाल आंध्र आंदोलन चला, और विशाल आंध्र जो आंदोलन चला, उस आंदोलन का बेसिक मकसद क्या था? उस आंदोलन का बेसिक मकसद यह था कि आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए, और आंध्र प्रदेश के निर्माण को लेकर एक बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत बड़ी भारी मात्रा में एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो बहुत तेज़ी से इस इलाके में चलना शुरू हुआ मद्रास प्रांत में। और इनकी डिमांड क्या थी? इनकी बेसिक डिमांड यही थी कि जो मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अलग से
आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाया जाए और उसका आधार इन्होंने तेलुगु भाषा रखा और इन्होंने ये डिमांड करी कि भाषा के आधार पर, यानी तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाए। अब सरकार के सामने ये समस्या और ज़्यादा तेज़ी से आने लगी। सरकार असमंजस की स्थिति में थी कि इस आंदोलन के तहत जो डिमांड की जा रही है, ये जो विशाल आंध्र आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की डिमांड को हम माने या ना माने। तभी हुआ क्या कि कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज लीडर थे पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने एक अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित कर दी और उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक आंध्र प्रदेश का निर्माण नहीं हो जाता मद्रास प्रांत से निकाल कर तेलुगु भाषा के लोगों के लिए, तब तक मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा। और ऐसी भूख हड़ताल पर बैठे वो कि 56 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल को जारी रखा और अंत में सरकार की बेरुखी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस बीच में सरकार ने उनकी सुध नहीं ली और उनकी डिमांड नहीं मानी और आंध्र प्रदेश का निर्माण नहीं हो पाया। और जैसे ही पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हुई, इस घटना के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश भर गया, लोगों में गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से जगह जगह बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुईं और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए, सरकार के खिलाफ हो गए। सरकार को उन लोगों को रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ी और हर वो संभव प्रयास किया जिससे इस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन क्योंकि ये जन आंदोलन इतना ज़्यादा आक्रोशित हो चुका था, जनता इतनी आक्रोशित हो चुकी थी, जिसकी वजह से मद्रास में बहुत सारे विधायकों ने भी, जो पुराना मद्रास प्रांत था उसमें बहुत सारे विधायकों ने भी कहीं ना कहीं अपने इस्तीफे दिए और सरकार पर तरह तरह से दबाव डालने का प्रयास किया कि आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाए। और इतने दबाव के आने के बाद जब मद्रास प्रांत के कई विधायकों ने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, आंध्र प्रदेश के निर्माण को लेकर, डिमांड को लेकर सरकार के सामने अपना इस्तीफ़ा रखा, तब जाकर कहीं सरकार जागी और सरकार ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश के निर्माण की घोषणा कर दी। अब ऐसा नहीं था कि आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया है और आंध्र प्रदेश के निर्माण की घोषणा भाषा के आधार पर कर दी गई है तो बाकी के जो राज्य थे, देश के, भारत के जो अन्य राज्य थे, वहाँ किसी भी प्रकार से कोई डिमांड नहीं उठेगी। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषा के आधार पर, भारत के जो दूसरे हिस्से थे उन हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष शुरू हो गया। इन संघर्षों के कारण ही सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव में आई और केंद्र सरकार ने सन 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने का फैसला किया। और 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया, इस आयोग का जो काम था वो क्या था, राज्यों का जो सीमांकन करना है, राज्यों की जो सीमाएं तय करनी है, उन्हें कैसे तय किया जाएगा, ये काम करना राज्य पुनर्गठन आयोग का बेसिक काम था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये बात स्वीकार कर ली कि भाई राज्यों की जो सीमाओं का निर्धारण है ना, वो वहाँ बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी एक ऐसा इलाका जहां बहुत सारे लोग किसी एक भाषा को बोलते हैं तो वहां उस भाषा के आधार पर लोगों के लिए एक राज्य का निर्माण किया जाए। और इस आयोग की जो रिपोर्ट थी, उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। देखिए ये जो नक्शा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सन 1961 का है और सन 1961 के अंदर आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पास हुआ तो उस समय देश के अंदर 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इन सभी राज्यों को यदि हम देखते हैं तो सन 1961 में ये जो आपकी स्क्रीन पर राज्य दिखाई दे रहे हैं यही राज्य थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या ज़्यादा है। यदि हम बात करें कि कौन सा राज्य किस सन के अंदर बना, किस वर्ष में आया, तो देखिए आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद जब 1952 में आंध्र प्रदेश के निर्माण की घोषणा हो गई तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात
ये दोनों अलग हुए। महाराष्ट्र मराठी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए बना और गुजरात गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए बना, और ये काम सन 1960 में हुआ। इसके बाद सन 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। 1966 में पंजाब प्रांत से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों अलग राज्यों का निर्माण हुआ। पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा थे, इसलिए पंजाब को अलग कर दिया गया। हिंदी भाषी जो राज्य थे, जो लोग थे, उनके लिए हरियाणा का निर्माण किया गया। इस तरह से सन 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आए। सन 1972 में असम से निकलकर मणिपुर का निर्माण हुआ। 1972 में इसके अलावा त्रिपुरा जो था एक नए राज्य के रूप में आया। मणिपुर और त्रिपुरा जो थे वो अस्तित्व में आए सन 1972 में। इसके अलावा 1987 में मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश भी अस्तित्व में आए, इन्हें राज्य का दर्जा मिला। सन 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये भाषा के आधार पर गठित हुए थे। और अभी लेटेस्ट यदि हम बात करें कि भारत के अंदर सबसे आखिरी में किस राज्य का निर्माण हुआ, तो सन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। और अब 2014 के बाद किसी भी नए राज्य का गठन नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 2014 में आंध्र प्रदेश से जो अलग करके तेलंगाना राज्य बना दिया गया है, ये सिर्फ अंतिम राज्य था। अभी भी पाइपलाइन में बहुत सारी ऐसी डिमांड हैं, बहुत सारे राज्यों को लेकर, नए राज्यों के निर्माण को लेकर लोगों की मांगे हैं कि उनकी मांगें पूरी करी जाएं और नए राज्यों का निर्माण किया जाए। यदि हम उदाहरण के तौर पर ही लें तो देखिए उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान समय में हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, आप देखिए येलो कलर से जो पोर्शन नज़र आ रहा है दिल्ली के पास में, इस नक्शे के अंदर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। लेकिन वर्तमान समय में इस उत्तर प्रदेश से 3 अलग अलग राज्यों के निर्माण की बात की जा रही है। हालांकि उस बात का, उस मुद्दे का असली मकसद राजनीति से कहीं उठकर ये भी हो सकता है कि क्या पता बड़े इलाके में प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर भी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है और प्रशासन की दृष्टि से इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में प्रशासन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2014 में जो अंतिम राज्य बना आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना, तो वो भारत का अंतिम राज्य है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है जिसने और किसी नए राज्य के निर्माण की बात की हो। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम था जो हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।